हम लोग संगठनात्मक व्यवहार के अंतर्गत नेतृत्व और संगठन में संघर्ष की अवधारणाओं को समझेंगे। इनसे संबंधित सिद्धांतों को समझते हुए इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्र में सबसे पहले हम संगठन में नेतृत्व की परिभाषा को, नेतृत्व की भूमिका को, नेतृत्व की अवधारणा को, नेतृत्व से जुड़े सिद्धांतों को और नेतृत्व के कौशल क्या क्या होते हैं, इस संबंध में हम अपनी चर्चा करेंगे। संगठनात्मक व्यवहार को लेकर के पहले हम लोग कई सारी बातें कर चुके हैं, जिसमें अनेकों टॉपिक्स आपने समझे। संगठन व्यक्तियों का समूह है, जो ये समूह लोगों के सामान्य लक्ष्य, संगठन के सामान्य लक्ष्य को मैच करते हुए बनता है। संगठन का एक अपना दीर्घकालिक लक्ष्य होता है, गोल होता है, और संगठन उसको हासिल करने की कोशिश करता है और उसे प्राप्त करता है। यही संगठन की आवश्यकता है, यही संगठन को बनाने की महत्ता है। संगठन में लोग जुड़ते हैं, व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों का व्यवहार, उनका आपस में मन का मिलना, मतभेद होना, न मिलना, ये बहुत सारी बातें उन बातों से अलग हैं जो संगठन में उनकी भूमिका है। संगठन में व्यक्ति अपने हितों को लेकर के जुड़ते हैं, लेकिन उनके हित संगठन के हित से मिलते जुलते हैं। संगठन का हित में ही उनका हित छुपा होता है। इसीलिए एक सामान्य लक्ष्य को, एक सामान्य हित के लिए सभी एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे होते हैं। संगठन में हमने देखा कि अनेक समूह होते हैं, अनेक टीमें होती हैं, लोग होते हैं, एक पूरा का पूरा हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। संगठन में एक संगठनात्मक ढांचा होता है। बहुत सारे लोग मिलकर के एक बड़े कार्य को सामूहिक रूप से प्रतिपादित कर रहे होते हैं और एक सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। एक संगठन एक गतिशील ऑब्जेक्ट है, डायनामिक है, परिवर्तनशील है। संगठन में चेंजेस होते रहते हैं। परिवर्तन संगठन के बाहरी कारकों से और आंतरिक कारकों से उपजता है और संगठन में समय समय पर इन परिवर्तन के कारकों का प्रत्युत्तर के तौर पर संगठन आगे बढ़ता रहता है। संगठन की सफलता इसी में है कि ये जो तमाम आंतरिक और बाह्य कारक हैं, इनका प्रत्युत्तर किस तरह से दिया जाए, उनको किस तरह से संतुष्ट किया जाए। उनको संतुष्ट करते हुए ही संगठन आगे की दिशा में बढ़ता है। संगठन में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, एक ये सामान्य जानकारी है आपके लिए। और सभी के पास अपने अपने उद्देश्य होते हैं, अपना टास्क होता है, सबके अपने दायित्व होते हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और साथ ही साथ सबके अपने प्राधिकार होते हैं। संगठन में सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अपने प्राधिकार क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। हमने कई सारे संगठनों के बारे में सुना है, व्यावसायिक संगठनों के बारे में, राजनैतिक संगठनों के बारे में, सामाजिक संगठनों के बारे में, और अनेकों प्रकार के ऐसे संगठन हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। हमने कई बार ये भी सुना है कि एक संगठन बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, एक संगठन बहुत अच्छा कार्य नहीं है कर रहा है, एक संगठन अपने लक्ष्यों को बहुत शीघ्रता से हासिल कर रहा है, एक संगठन की गुडविल बहुत अच्छी है और एक संगठन संघर्ष कर रहा है वो आगे बढ़ने की दिशा में। ऐसा हम कई बार अक्सर सुनते रहते हैं। कई सारी कंपनियों के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक कंपनी बहुत ही अच्छे लाभ की स्थिति में है, एक कंपनी घाटे की स्थिति में जा रही है। ऐसा अक्सर आपको ध्यान में आता होगा या सुनने को मिलता होगा। संगठन में जो लोग हैं, उन लोगों का आचरण संगठन की सफलता पर बहुत असर डालता है। लोगों का आचरण ही संगठन के क्षेत्र को, संगठन की प्रगति को निर्धारित करता है। कई बार संगठन में लोगों को जो अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं, वो स्वतः अपनी जिम्मेदारियों पर उतना आगे बढ़कर के कार्य नहीं करते, या एक संगठन कुछ दिनों तक बहुत अच्छा कार्य कर रहा होता है, फिर धीरे धीरे उसकी उत्पादकता गिरने लगती है। एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत ऐसे समय पे पड़ती है जो लोगों को प्रेरित कर सके, लोगों को दिशा दे सके, लोगों को कार्य करने के लिए उत्साहित कर सके,
लोगों के मन को समझ सके और उनके मन का निर्माण कर सके। कहने का अर्थ है कि उनके मानस का निर्माण कर सके, उनके मानस को पुनर्गठित कर सके, जिससे कि वो उस कार्य में पूरे मनोयोग से सभी लोग जुड़ जाएं। एक कोई ऐसा व्यक्ति आगे आता है और वो अपने कौशल से लोगों को प्रभावित करता है, प्रेरित करता है और उनका निर्देशन करता है। फिर सभी लोग धीरे धीरे उसको देख करके अनुकरण करते हैं और उसके कार्य में जुट जाते हैं, और धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने साथ कई लोगों को अपनी कौशल से, अपने गाइड करने के कौशल से, निर्देशित करने के कौशल से, प्रभावित करने के कौशल से लोगों के अंदर एक ऊर्जा का संचरण करता है, वैचारिक ऊर्जा का संचरण होता है, और जो एक सामूहिक प्रयास के रूप में दिखाई देता है। तो ऐसा व्यक्ति, सामान्य तौर पे हम कहते हैं कि ये व्यक्ति नेतृत्व दे रहा है। पूरे समूह को नेतृत्व देने वाले व्यक्ति को नेता भी कहते हैं, लीडर भी कहते हैं। आज हम लीडर और लीडरशिप के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो नेतृत्व में एक ऐसे व्यक्ति के कार्य को नेतृत्व से जोड़ा गया है जो कि लोगों के अंदर प्रभाव उत्पन्न करे, लोगों को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित कर सके, लोगों को दिशा दे सके, लोगों का उत्साहवर्धन कर सके, लोगों को ऊर्जा दे। अतः हम ये कह सकते हैं कि नेतृत्व एक प्रक्रिया है जो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या समूहों को गतिशील बनाने के लिए प्रभावित करती है। प्रत्येक संगठन में प्रबंधन का प्रथम और अंतिम कार्य यह है कि वह नेतृत्व उपलब्ध कराए, जिससे आशा की जा सके कि वह संगठन के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विचार के साथ लोगों के एक समूह को निर्देश दे, नियंत्रण करे और उनके कार्यकलापों का संयोजन करे। तो जैसा कि हमने चर्चा की कि नेतृत्व एक प्रक्रिया है। नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने साथ के या संदर्भित व्यक्तियों को प्रेरित करता है, प्रभावित करता है अपने विचारों से, फिर उनको एक दिशा देता है, उनको उनके लक्ष्य से अवगत कराता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति से होने वाले लाभ से भी उनको अवगत कराता है, और उनकी प्रवृत्तियों को, उनके व्यवहार को वो कार्योत्पादन में शामिल करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि नेतृत्व एक अत्यंत आवश्यक तत्व है संगठन में, और नेतृत्व की जरूरत ऐसा नहीं है कि केवल कभी एक बार होती हो, या वन टाइम शॉट नहीं है। नेतृत्व की आवश्यकता संगठन में हमेशा होती रहती है। ये एक सतत प्रक्रिया है। अलग अलग बार लक्ष्य को हासिल करना, फिर अगले लक्ष्य को प्राप्त करना, और फिर उसी लक्ष्य की तरफ और अच्छा विस्तृत करने के लिए एक ऊर्जा का निरंतर बने रहना जरूरी है। तो नेतृत्व एक निरंतर प्रक्रिया है, वन टाइम शॉट नहीं है। और नेतृत्व में ऐसा नहीं है कि एक बार कोई लक्ष्य हासिल हो गया, अब उसकी जरूरत नहीं है। यदि ऐसा कोई विचार आ जाता है कि नेतृत्व में लक्ष्य एक बार हासिल हो जाए, फिर अब नेतृत्व की जरूरत नहीं है, तो समूह के लोग फिर उदासीन हो जाते हैं और वो कार्यों की उपेक्षा करने लगते हैं। तो पूरा कार्य का वातावरण एक उपेक्षा के वातावरण में बदल जाता है और वहाँ ऋणात्मकता, निगेटिविटी आने लगती है। तो इसलिए नेतृत्व एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संगठन के लक्ष्य तभी हासिल हो सकते हैं जब कार्य में निरंतरता हो और कार्य को कराने के लिए नेतृत्व में निरंतरता हो। कई सारे विद्वानों ने नेतृत्व को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे चेस्टर जेम्स एंड ऑरलैंडो ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि नेतृत्व सामाजिक प्रभाव की प्रक्रिया है जिसमें नेता संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए एक प्रयास में अपने अधीनस्थों के साथ स्वैच्छिक रूप से भागीदारी करने की तलाश करता है। एक विद्वान कुर्ज ऑर्डनिल ने भी कहा कि नेतृत्व का अर्थ सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रभावित करना और उनके द्वारा पालन करवाना होता है। यह लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में संचार के साधनों के द्वारा अंतर्वैयक्तिक संबंधों को बनाने की प्रयास की योग्यता है। अलग अलग तरीके से कई विद्वानों ने इसको समझाने का प्रयास किया है। इसी क्रम में मैकफार्लैंड ने कहा है कि नेतृत्व अंतर्वैयक्तिक प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यकारी या प्रबंधक
दिए गए लक्ष्य को चुनने और उसको पूरा करने में की जाने वाली कार्यवाही में दूसरे के क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। थियो हाइमैन का भी कहना है कि नेतृत्व को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें एक कार्यकारी अपनी अभिकल्पना के माध्यम से निर्देशित मार्गदर्शन तथा विशिष्ट लक्ष्यों के चयन करने और उनको पूरा करने के कार्य में अन्य लोगों के कार्यों को प्रभावित करता है, जो कि व्यक्ति और संगठन के बीच मध्यस्थता करता है। इसी प्रकार से यह तरीका अपनाया जाता है कि जिसमें दोनों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सफलता मिले। तो हम देख रहे हैं कि सभी परिभाषाओं में विद्वानों की जो अभिव्यक्तियां हैं नेतृत्व को लेकर के, उसमें उन्होंने कहा है कि नेतृत्व में सबसे पहले प्रभावित करने की प्रक्रिया है, अनुकरण करने वालों को, लोगों को सबसे पहला इन्फ्लुएंस करने की पावर है, और दूसरा गाइड करने की पावर है, दिशा देने की पावर है, इंस्पायर करने की पावर है। तो नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि लीडर अपने ग्रुप को, अपने समूह को, अपने लक्षित लोगों को इंस्पायर करते हैं, अपनी बातों से प्रभावित करते हैं और उनको उत्साहित करते हैं, उनका दिशा निर्देशन करते हैं, जिससे कि वो सभी एक लक्ष्य की तरफ बढ़ें और निश्चित समय में गुणवत्ता के साथ उस कार्य को करते हुए लक्ष्य को हासिल करें। इससे सभी को संतुष्टि होती है। तो नेतृत्व एक आवश्यक अंग है। नेतृत्व के प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेतृत्व में हम देखते हैं कि कई बार नेतृत्व के अभाव में, अच्छे लीडरशिप के अभाव में बहुत बड़े बड़े काम रुक जाते हैं। कई बार एक नेता, यदि एक अच्छा नेता से यहाँ तात्पर्य यह नहीं है कि केवल राजनीतिक संगठनों में ही नेता होते हैं। ये सामाजिक संगठनों में, शैक्षिक संगठनों में, व्यावसायिक संगठनों में, प्रशासनिक संगठनों में, अलग अलग संगठनों में नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं। उनके पीछे उनको अनुकरण करने वाले लोग, यानी कि उनके समूह के लोग होते हैं। तो एक अच्छा नेतृत्व अपनी टीम को, अपने समूह को अपने लक्ष्य की ओर, लक्ष्य का भान कराता है, लक्ष्य की ओर ले जाने की शक्ति होती है, और लोगों की जो वैयक्तिक योग्यता है उसका लाभ उठाते हुए उसको नियोजित करता है कार्य में, जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो बहुत जरूरी है किसी भी संगठन के विकास के लिए, किसी भी संगठन के प्रभावी तरीके से काम करने के लिए, उस संगठन के लक्ष्यों को क्वालिटेटिवली हासिल करने के लिए ये आवश्यक है कि वहाँ पर एक अच्छा नेतृत्व मौजूद हो और उस नेतृत्व के अंतर्गत संगठन अपने रास्ते पर चल सके, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। नेतृत्व के कई तरीके हैं, स्टाइल हैं। अलग अलग समय पर या अलग अलग लोगों में नेतृत्व करने का तरीका अलग अलग होता है। जो लीडर्स हैं वो कई तरह के होते हैं, और कुछ जो चर्चित शैलियां हैं, जो लीडरशिप स्टाइल है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक स्टाइल पे बात करेंगे। ऑटोक्रेटिक स्टाइल को निरंकुश शैली भी कहते हैं। और दूसरी चर्चा हम करेंगे सहभागिता शैली, जिसे कि इंग्लिश में पार्टिसिपेटिव शैली भी कहते हैं। और तीसरी अहस्तक्षेप शैली, लेसेस फेरे इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो तीन शैली नेतृत्व की जिस पर हम चर्चा करेंगे। प्रथम निरंकुश शैली, दूसरी सहभागिता शैली और तीसरी अहस्तक्षेप शैली। निरंकुश शैली पर हम सबसे पहले बात करेंगे। कई नेता ऐसे होते हैं जो डिसीजंस को सेंट्रलाइज रखते हैं और सारे प्राधिकार नेता के हाथों में केंद्रित होते हैं। इसमें नीति का निर्धारण नेता ही करते हैं और उनकी अपनी इच्छा से ही जो नीतियां हैं वो संशोधित होंगी या लागू होंगी, या चल रही नीतियां विस्थापित हो जाएंगी। इस तरह से जो नेतृत्व है, जो नेता है, सारी पावर्स वो अपने पास रखते हैं और अपने अधीनस्थों को निर्णय निर्माण में या नीति निर्माण में उनका सहयोग नहीं लेते। उनको ऐसा लगता है कि जो उन्होंने कह दिया
वो पर्याप्त है। जो उन्होंने कहा वो ठीक है, और इससे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा समझने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। कई बार इस तरह की स्थितियाँ आती हैं संगठन में, कई बार ऐसे निर्णयों का लाभ भी होता है और कई बार ऐसे निर्णय हानिकारक भी होते हैं। ये शैली के कुछ अगर गुण हैं तो दोष भी हैं। और नेता अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अपने आप से लोगों को भिन्न मानता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि नेता बात के लोगों को, समूह के लोगों को इस लायक समझता ही नहीं है कि उनमें निर्णय लेने की शक्ति है, वो अच्छा निर्णय ले पाएंगे। तो तेजी से वो निर्णय लेते हैं और अपने निर्णय को अपनी सोच के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से बनाए गए निर्णय को सब पे लागू करते हैं। इस तरह की शैली के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। जो लाभ है वो ये है कि ऐसी शैली में लिए गए निर्णय बहुत त्वरित होते हैं, डिसीजंस में डीले नहीं होता है, डिसीजंस तेजी से बनते हैं, काम तेजी से होते हैं, एक्शन तेजी से होते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने वाला व्यक्ति एक है और वो कई सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए डिसीजन नहीं ले रहा है, बहुत सारे लोगों की राय लेने में वो अपना समय खर्च नहीं कर रहा है, तो समय की बचत होती है। और इस शैली के जो नुकसान हैं, जो हानियां हैं, वो ये है कि अकेले व्यक्ति की समझ, अकेले व्यक्ति का अनुभव, अकेले व्यक्ति का निर्णय कई बार कुछ बातों में सीमित हो जाता है, उसके सामने कुछ लिमिटेशंस आ जाती है। यदि और वो निर्णय के सभी पक्षों को हो सकता है कि उतना समान रूप से न देख सके, निर्णय के सभी पक्षों को, समस्या के सभी पक्षों को का आकलन वो उतने अच्छे तरीके से ना कर सके। हो सकता है कि निर्णय बनाने में कोई पक्ष उससे उपेक्षित रह जाए, और वो पक्ष उपेक्षित रह जाने की वजह से कार्योत्पादन उस तरह का मनोनुकूल ना हो सके, और जो उद्देश्य है संगठन का, वो वांछित उद्देश्य हासिल ना हो सके। तो ये जो निरंकुश शैली है, इसके लाभ और इसके हानि दोनों आपके लिए चर्चा की गई। इसके बाद जो दूसरी शैली है, सहभागिता शैली का नेतृत्व। नेतृत्व की पहली शैली निरंकुश शैली और दूसरी सहभागिता शैली। सहभागिता शैली को लोकतांत्रिक शैली के भी नाम से जाना जाता है। इसमें नेतागण या नेतृत्व करने वाले लोग अपने समूह के लोगों का विचार जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी समस्या के लिए या किसी भी स्टेप के लिए या निर्णय बनाने के लिए या नीतियां बनाने के लिए वो अपने साथ के लोगों को, अपने सहयोगियों को महत्व देते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, और निर्णय बनाने में उनकी राय जरूर उनके लिए मायने रखती है, और उसका वो उनका उनकी राय का वो आदर करते हैं, और बिना राय उनके लिए निर्णय नहीं बनाते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि निर्णय नेतृत्व का ही फाइनल होगा। जो नेतृत्व है, जो नेता है, निर्णय को फाइनलाइज वही करेगा कि ये चीज होगी, ये नहीं होगी, और ये होगी तो किस तरह से होगी। लेकिन इस निर्णय को बनाने के लिए वो सभी के महत्व को, अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को, समूह के लोगों की राय को महत्व देता है, उनसे राय लेता है। ऐसा नहीं है कि जो उसके दिल दिमाग में आया उसने उसको निर्णय मान करके लागू कर दिया। ये अंतर है निरंकुश शैली का और सहभागिता शैली का। तो इस तरह का जो व्यवहार है नेता का अपने सहयोगियों के प्रति, वो अपने सहयोगियों को प्रोत्साहित करने में मदद करता है और उनको सहयोग भी देता है, और अंतिम निर्णयों या नीतियों को उन पर थोपने के स्थान पर विकल्पों के बारे में उनकी लोगों की राय आमंत्रित करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि समूह के जो सदस्य होते हैं, इस प्रकार की सहभागिता शैली में एक निर्णायक सीमा तक स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। सहभागिता की शैली जो है कर्मचारी और नियोजक के बीच संबंधों को सुधारती है और उच्च नैतिकता तथा अत्यधिक जॉब संतुष्टि प्रदान करती है। और इसका एक लाभ ये भी है कि जो नेता के ऊपर काम का बोझ होता है, दबाव होता है, वो भी कम हो जाता है। इस शैली में कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ कमियां भी हैं जिसकी चर्चा करना आवश्यक है। इस शैली की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस शैली में गुणवत्ता बदल सकती है और नीतियों तथा निर्णयों को सूत्रबद्ध करने में अत्यधिक समय लग सकता है। डिसीजन पेंडिंग हो सकता है, डिसीजन
डिले हो सकता है, और कई बार तो इस प्रक्रिया में डिसीजन इतना डिले हो जाता है कि फिर उसको लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता और वो अपना प्रभाव खो रहा होता है। तो परामर्शकात्मक प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो ये समय ज़्यादा मांगती है, क्योंकि इतने लोगों की राय लेना, उस पे चर्चा करना, उनके प्लस माइनस को समझना और फिर उनमें संतुलन बनाते हुए आनुपातिक रूप से एक निर्णय लेना निश्चय ही विलंब करने वाली प्रक्रिया है, ये शैली है। लेकिन इसके कुछ लाभ भी हैं और इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जो कि आपके सामने चर्चा किए गए। इसके बाद जो तीसरी नेतृत्व की शैली है, लीडरशिप स्टाइल है, वो है अहस्तक्षेप शैली, यानी कि लेसस फेयर स्टाइल। तो इस प्रकार की शैली उन नेताओं की होती है जो कि अपने कर्मचारियों पर, अपने साथियों पर ही सब कुछ छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ये डिसीजन आप बनाओ, आप इस काम को कैसे करोगे ये आप समझिए, आप इस काम पे क्या चीज़ें करनी है, क्या आपको चाहिए वो हमें बताइए, निर्णय आप लीजिए, ये एक टास्क है और ये मैंने आपको लक्ष्य दिया, आप इस पर अपना काम करिए। हाँ, हम भी आपकी तरह सदस्य हैं, आपके साथ हैं, कहीं कोई ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आएंगे, आप ही खुद सारी चीज़ें दीजिए, करिए, निर्णय भी लीजिए, निर्णय का क्रियान्वयन भी कीजिए और उस पे उसको क्रियान्वयन करते हुए उसको फॉलो अप भी करिए, फीडबैक भी लीजिए। ये तमाम इस तरह की चीज़ों को नेतृत्व लोगों को के ऊपर छोड़ देता है। तो इस प्रकार के नेतृत्व में संगठन बाहरी प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए नेता पर निर्भर नहीं होता है। कर्मचारीगण स्वयं ही अपने आप प्रोत्साहित होते हैं और वे अत्यधिक स्वतंत्रता का पूरा आनंद लेते हैं तथा नेता का निर्णय निर्माण में न्यूनतम भागीदारी होती है। नेता अपनी भूमिका को संगठन के एक सदस्य के रूप में केवल मानता है और नेतृत्व की इस शैली का लाभ कर्मचारियों को स्वतंत्रता देना और स्वयं आत्मनिर्भर होने का लाभ प्रदान करता है। एक तरह से देखा जाए तो ये एम्प्लॉइज को, ये वर्कर्स को, ये लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने का काम करता है। लेकिन इसी शैली की कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि एक एम्पावर्ड लीडरशिप का बहुत बड़ा कमी महसूस की जाती है। एक सशक्त नेता का अभाव होता है जो टीम पर नियंत्रण रख सके। कई बार ऐसी टीमें अनियंत्रित हो जाती हैं, उन पे टीम का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो कमजोर हो जाता है। तो इस नेतृत्व से एक तरह से ये दुष्परिणाम भी आ सकते हैं और इस तरह के नेतृत्व की शैली में कर्मचारियों को समुचित मार्गदर्शन और प्रोत्साहन नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि सारा निर्णय उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो स्वयं अपना निर्णय लें और स्वयं को प्रोत्साहित करना एक कठिन काम है, या प्रोत्साहन की आवश्यकता को महसूस करना भी अ, तत्परता से ये भी मुश्किल हो जाता है इस तरह के नेतृत्व में। तो नेतृत्व के 3 स्टाइल, 3 शैलियों पर हम लोगों ने आज चर्चा की। नेतृत्व की शैलियों में निरंकुश शैली, अहस्तक्षेप शैली और पार्टिसिपेटरी लीडरशिप, आपने प्रतिभागिता का नेतृत्व की शैली, इन तीनों पर को जानने और समझने की कोशिश की और इनके जो लाभ हैं और इनकी जो हानियां हैं उन पे भी चर्चा की गई। अब हम लोग आगे बात करेंगे, नेतृत्व के अलग अलग सिद्धांत हैं। नेतृत्व के कई सारे सिद्धांत हैं जिन पे समय समय पर विद्वानों ने अपने राय दिए। इनमें कुछ सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। ऐसा माना जाता है या कई बार ऐसा लगता है कि जो नेता हैं वो बाय बर्थ होते हैं, उनके अंदर नेतृत्व करने का जो गुण है वो उनके अंदर बचपन से ही है, यानी कि उनके रक्त में है, हेरिडिटरी है, या बाई जो उनका एक बायोलॉजिकल नेचर ही इस तरह का है कि उनके अंदर नेतृत्व करने की शक्ति है। और ये भी कई बार चर्चा होती है कि क्या नेता बनाए जा सकते हैं, क्या नेतृत्व का गुण विकसित किया जा सकता है, इम्पोज किया जा सकता है, व्यक्तित्व में इंजेक्ट किया जा सकता है। इस पे कई बार चर्चा अक्सर चलती रहती है और इन्हीं से मिलते जुलते कुछ सिद्धांत हैं नेतृत्व के, जिनमें सबसे पहले हम लोग लक्षण के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे।
लक्षण के सिद्धांत में ऑडवे टीड और चेस्टर आई बर्नार्ड ने कहा है कि उन्होंने नेतृत्व के 10 गुण बताए। नेता जिनको बनने के लिए 10 गुणों की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कुछ शारीरिक और ओजस्वी ऊर्जा से परिपूर्ण होना चाहिए। एक नेता को प्रभावशाली दिखने के लिए उसको फिजिकली और मेंटली जो एनर्जेटिक होना चाहिए। और दूसरा, प्रयोजन और निर्देशन की उसको पूरी समझ होनी चाहिए। प्रयोजन और निर्देशन से तात्पर्य है कि कार्य क्यों किया जा रहा है, कार्य को करने का उद्देश्य क्या है, और उस कार्य को करने के लिए कैसी नीति, कैसी क्रियान्वयन नीति, क्रिया नीति बनेगी और कैसे लोगों को निर्देशित किया जाएगा, इसकी उसको पूरी समझ होनी चाहिए। नेतृत्व में उत्साह होना चाहिए। नेता एक उत्साह से भरा होना चाहिए। यदि वो खुद ही हतोत्साहित होगा तो दूसरों के अंदर वो उत्साह कैसे भर पाएगा। उसका व्यवहार मित्रतापूर्ण और भावात्मक होना चाहिए। लोगों से किसी जोर जबरदस्ती से या किसी शत्रु जैसा व्यवहार करके कार्य नहीं करवाया जा सकता है। लोगों के साथ, समूह के लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ उनका व्यवहार मित्रतापूर्वक होना चाहिए और भावनात्मक होना चाहिए, भावात्मक होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि केवल वर्क रिलेशन को ही इम्पोर्टेंस देने वाला व्यक्ति अच्छे नेतृत्व को नहीं दे सकता। वो लोगों की भावनाओं को भी समझे, उनकी भावना के अनुरूप भी कार्य को करे। उसे सत्यनिष्ठ होना चाहिए, तकनीकी रूप से दक्ष होना चाहिए, निर्णायक होना चाहिए। सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति ऑथेंटिक नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है, उसका व्यक्तित्व में सच नहीं है, तो लोग धीरे धीरे उस पर से भरोसा करना छोड़ देंगे। फिर वो लोगों में उसकी गुडविल खत्म हो जाएगी। नेतृत्व के अंदर तकनीक को समझने की, तकनीक का उपयोग करने की और तकनीक की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, टेक्निकली वो उसकी पर्सनालिटी टेक्निकल फिजिबिलिटी को समझती हो, उसके महत्व को समझती हो और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होना चाहिए, टेक सेवी होना चाहिए। इससे कार्य में कुशलता आती है और लोगों के भी कार्य को गुणवत्ता पूर्वक संपन्न कराया जा सकता है। नेतृत्व में निर्णायक होने की क्षमता होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, ये स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। किसी भी तरह की दुविधा नहीं होनी चाहिए और निर्णय बनाने के जो तरीके हैं वो उसका भी उनको ज्ञान होना चाहिए। निर्णय विशुद्ध बने, निर्णय वैज्ञानिक तरीके से बने, निर्णय भरोसेमंद बने। ऐसे निर्णय को बनाने के लिए उसके अंदर, नेतृत्व के अंदर क्षमता होनी चाहिए। नेतृत्व को बुद्धिमान भी होना चाहिए, जिसके अंदर एक सामान्य समझ हो अपनी परिस्थितियों का, अपने परिवेश का, समय का, लोगों का। इन चीज़ों को, आ रहे बदलाव को महसूस करना आना चाहिए और मेजरमेंट आना चाहिए कि काम कितना हो रहा है, कितना नहीं है, उसकी बातों का कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना नहीं पड़ रहा है और कितनी बातें और क्या प्रयास किए जाने चाहिए। इन सब चीज़ों की अनुभूति करने की शक्ति ही उसकी बुद्धिमानी से नापी जाती है। उसके अंदर अध्यापन का कौशल होना चाहिए और एक विश्वास होना चाहिए अपने काम पर। कहते हैं विश्वासो फलदायकम। तो अध्यापन का अर्थ ये नहीं है कि एक टीचर की तरह वो किसी को पढ़ाए। अध्यापन का अर्थ ये है कि वो अपनी जो बातें हैं उनको वो समझा सके। अपनी बातों को लोगों को अपने लक्ष्य से जोड़ने के लिए, लोगों को उनके लक्ष्य से जोड़ने के लिए, उनको गाइड करने के साथ साथ उनको जो परिस्थितियां हैं और जो संसाधन हैं, जो कार्यनीति है, उसको वो टीच कर सके, पढ़ा सके, समझा सके। ऐसा भी उसके अंदर कौशल होना चाहिए। तो लक्षण का सिद्धांत कहता है कि नेतृत्व में या नेता में शारीरिक और ओजस्विता से भरी ऊर्जा होनी चाहिए। प्रयोजन और निर्देशन की पूरी समझ होनी चाहिए। उसे उत्साहपूर्ण होना चाहिए। उसे मित्रतापूर्ण और भावात्मक होना चाहिए। उसके अंदर सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, तकनीकी दक्षता भी होनी चाहिए और निर्णायक होने के साथ साथ उसके अंदर बुद्धिमत्ता, अध्यापन का कौशल
और एक कॉन्फिडेंस लेवल दिखना चाहिए। दूसरा सिद्धांत जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है समूह और विनिमय का सिद्धांत। तो ग्रुप एंड एक्सचेंज थ्योरी, समूह और विनिमय का सिद्धांत, इसका जो बेस है वो सामाजिक मनोविज्ञान से जुड़ा होता है। आपने सुना होगा गिव एंड टेक। आपने अगर स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने लोगों से कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो एक तरह से स्पष्ट था कि त्याग किए बिना, बिना युद्ध किए हमें ये स्वतंत्रता नहीं मिलनी है, हमें अपने शीर्ष का त्याग करना पड़ सकता है। ये उनकी बातों में था। तो जब हम कुछ देंगे तो हमें मिलेगा। तो नेतृत्व में, इस सिद्धांत में ये माना जाता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेता अपने लोगों को ये स्पष्ट रूप से बता सकने में समर्थ होते हैं कि उनको क्या करना है और क्या देना है, कौन सा योगदान देना है और उससे उनको लाभ क्या होगा। तो इस तरीके से भी नेतृत्व की प्रक्रिया संपन्न होती है। और ये माना जाता है कि समूह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेताओं और अनुसरण करने वालों के बीच सकारात्मक और सद्भावनात्मक संबंधों का होना अनिवार्य है। चेस्टर आई बर्नार्ड ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार नेता और अनुसरण करने वालों के बीच नेतृत्व एक विनिमय प्रक्रिया है, एक्सचेंज प्रोसेस है। इस सिद्धांत में दृढ़ता से यह विश्वास किया जाता है कि नेता और उसके अनुसरण करने वाले लोग एक दूसरे पर अपना असर और प्रभाव डालते हैं। यानी कि नेता स्पष्ट रूप से ये समझा पाते हैं कि किस कार्य के लिए हमें जुड़ना है, इससे लाभ क्या होगा और इसके लिए करना क्या होगा। तीसरा जो सिद्धांत है नेतृत्व से संबंधित, जिस पे हम चर्चा करेंगे, वो है आकस्मिकता का सिद्धांत, कंटिजेंसी थ्योरी। आकस्मिकता का सिद्धांत ये स्थितिगत परिवर्तन के महत्व पर जोर देता है, जो कि नेतृत्व की भूमिका, कौशलों, व्यवहार और अनुसरण करने वालों के कार्य निष्पादन तथा संतुष्टि को प्रभावित करता है। फ्रेड फीडलर ये बताते हैं कि नेतृत्व की प्रभावकारिता के लिए स्थिति आधारित अथवा आकस्मिकता के सिद्धांत को व्यापक मान्यता प्रदान की गई है। इस मॉडल में नेतृत्व की शैली और स्थिति की अनुकूलता के बीच संबंधों को रखा गया है। अगर सरल शब्दों में ये कहें तो एक नेतृत्व के अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि वो सिचुएशन को देख करके डिसीजन ले सके। कैसे सिचुएशन आ रही है, बदलती हुई परिस्थितियों में अपने निर्णय में भी थोड़ा बदलाव ला करके या अपनी नीतियों में बदलाव ला करके निर्णय को और दुरुस्त कर सके। तो कई बार बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका भान नहीं होता है, वो बाह्य कारकों से या आंतरिक कारकों से संगठन में नेतृत्व के सम्मुख आ खड़ी होती हैं। तो नेतृत्व में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि उन परिस्थितियों को समझते हुए उनके अनुकूल कार्य को करते हुए और संगठन के लक्ष्य की ओर लोगों को ले सके। तो नेतृत्व की जो प्रभावकारिता है वो विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इस सिद्धांत के बाद जो अगला सिद्धांत है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है पथ लक्ष्य सिद्धांत, पाथ गोल थ्योरी। इस सिद्धांत का विकास रॉबर्ट हाउस ने किया था। ये सिद्धांत बताता है कि सबसे अधिक प्रभावी नेता वे होते हैं जो उद्यम के लक्ष्यों और इसी प्रकार से उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों दोनों को प्राप्त करने में अपने अधीनस्थों की सहायता करते हैं। अधीनस्थों के व्यक्तिगत लक्ष्यों में धनराशि, उन्नति, समृद्धि तथा विकास के अवसरों को सम्मिलित किया गया है। इस सिद्धांत के नेताओं द्वारा पदोन्नति की रुकावटों या बाधाओं को दूर करना है, अनावश्यक दबावों, चिंताओं को कम करने के द्वारा कार्य निष्पादन में व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए अवसरों में वृद्धि करना है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो नेतृत्व है वो अपने लोगों को या अपने समूह के लोगों को संतुष्टि पर जोर देता है। वो ये देखता है कि जब हमारे समूह के लोग संतुष्ट नहीं होंगे, उनकी जो व्यक्तिगत बाधाएं हैं, उनकी जो व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं, उनके पूरा होने में जो बाधाएं आ रही हैं, जॉब से रिलेटेड, जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड, यदि उनको दूर नहीं किया गया तो वो अपना समूचा योगदान सामूहिक योगदान में नहीं बदल सकेंगे।
तो अतः ऐसे नेतृत्व ये समझता है कि लोगों की जो छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, जो कार्यस्थल पर समस्याएँ हैं, जो उनके प्रोग्रेस से जुड़ी समस्याएँ हैं, उनका दूर किया जाना ज़रूरी है। उसके बिना लोग पूरे मनोयोग से समूह के उद्देश्य को प्राप्त करने में अपना योगदान नहीं दे सकते। तो ऐसा नेतृत्व लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं को भी हल करने के लिए एक कदम बढ़ाता है। अगला जो सिद्धांत है हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है करिश्माई सिद्धांत। इंग्लिश में इसको करिश्मेटिक थ्योरी कहते हैं और रॉबर्ट हाउस ने ही इस पे काम किया था। रॉबर्ट हाउस ने कहा था कि करिश्माई नेताओं की विशिष्टताएं आत्मविश्वास तथा अधीनस्थों पर विश्वास करना, अधीनस्थों के लिए उच्च किस्म की आशाएं रखना या अपेक्षा करना, वैचारिक दृष्टि, अधीनस्थों के लिए उच्च और व्यक्तिगत उदाहरणों का प्रयोग करना सम्मिलित होता है। करिश्माई नेताओं के अनुसरण करने वाले लोग अपने नेताओं और नेताओं के मिशन की पहचान करते हैं। वे अपने नेता में अत्यधिक निष्ठा और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने नेता में मूल्यों और व्यवहार को अपनाने का उत्साह दिखाते हैं तथा अपने नेताओं के साथ उनके संबंधों से प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसे नेता कई बार नेतृत्व इतना करिश्माई होता है कि लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग अगाध श्रद्धा रखने लगते हैं और नेतृत्व का एक इशारा लोगों के लिए बहुत काफ़ी होता है। ऐसा ये नेतृत्व क्या हम कह सकते हैं कि अपनी एक विशेषता है, अपनी एक खासियत है कि लोग एक सीमा से बाहर जाकर भी अपने नेता पर विश्वास करते हैं और ऐसा नेतृत्व अपने लोगों को या अपने अनुसरण करने वालों के में व्यवहारात्मक और भावनात्मक परिवर्तन करने की शक्ति होती है। अगला जो सिद्धांत है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है रूपांतरण सिद्धांत, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। रूपांतरण सिद्धांत में नेता के द्वारा उनके अनुसरण करने वालों के मूल्यों, विश्वासों और आवश्यकताओं के रूपांतरण पे कार्य किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे नेतृत्व होते हैं जो लोगों में विचार के स्तर तक, मन के स्तर तक से परिवर्तन करते हैं और सबकी सहभागिता को, सबको उसका लक्ष्य को शेयर करते हैं, एक साथ सबकी सहभागिता लेते हैं और एक बड़ा परिवर्तन लाते हैं। सिस्टम में कह सकते हैं, अपने संगठन में बड़ा परिवर्तन करते हैं और ऐसा परिवर्तन जो सामान्य नहीं दिख रहा होता है, बहुत असामान्य दिख रहा होता है, असामान्य से दिख रहे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस तरह के नेतृत्व की ज़रूरत होती है जो पूरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। लोगों के वैचारिक स्तर से लेकर भौतिक स्तर तक में संगठन में बदलाव हो जाते हैं। तो कई बार इस तरह के प्रयोग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि संगठन में रूपांतरण समय समय पर होते रहते हैं, जो कि समय की मांग होती है, आधुनिकता की मांग होती है, बाजार की मांग होती है। उसको देख करके जो ट्रांसफॉर्मेशन है पूरे सिस्टम का ज़रूरी होता है और ट्रांसफॉर्मेशनल प्रयास करने के लिए, पूरे ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए एक नेतृत्व आगे आता है। ऐसा नेतृत्व जो है रूपांतरण के सिद्धांतों को फॉलो कर रहा होता है। अगले सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे सामाजिक सीखना सिद्धांत, सोशल लर्निंग सिद्धांत। सोशल लर्निंग मॉडल में सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो संगठन है वो व्यवहार करता है और इसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत हम लेते हैं। इसमें पर्यावरण और आपसी व्यवहार के बीच लगातार और परस्पर अंतर कार्यों के लिए एक मॉडल बनाया जाता है। इस मॉडल को स्थिति अवयवी व्यवहार परिणाम मॉडल कहते हैं। सिचुएशन ऑर्गेनिज्म बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस, एसओबीसी मॉडल भी कहा जाता है। इसमें अधीनस्थ प्रक्रिया और अपने नेता के साथ सक्रिय रूप से सम्मिलित आकस्मिकताओं और मध्यस्थता व्यवहार और संज्ञान पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इस दृष्टिकोण में नेता और अधीनस्थ समझौते परस्पर सक्रिय संबंध और गंभीरतापूर्वक जागरूक होते हुए संपादित होते हैं। इसमें कई बार ऐसा भी आपने देखा कि इस मॉडल में
जो रिवार्ड भी दिए जाते हैं, जो पिछली मांगें हैं, जो आगे की चीज़ें हैं, जो उनके बैकलॉग्स हैं, उनको क्लियर करते हुए भी आगे बढ़ने की कोशिश होती है। एक तरह से ये लोगों के से जुड़ने का, लोगों के बीच में संबंध बनाने का, एक रिलेशनशिप डेवलप करते हुए लोगों के साथ काम करने का ये मॉडल है, सिद्धांत है। अगला सिद्धांत जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है प्रतिस्थापित सिद्धांत, सब्स्टिट्यूट थ्योरी। इसका प्रतिपादन केर जर्मियर ने किया था। उन्होंने कहा कि प्रतिस्थापन नेता के व्यवहार को अनावश्यक और व्यर्थ मानते हैं, जैसा कि अहस्तक्षेपकर्ता नेता को कुछ तरीकों या मार्गों के व्यवहार करने से रोकते हैं जिसमें प्रतिकार्य भी सम्मिलित है। ये प्रतिस्थापन या अहस्तक्षेपकर्ता अधीनस्थों, कार्यों तथा संगठन की विशेषताओं में पाए जा सकते हैं। जो अधीनस्थ संगठनात्मक पुरस्कार के संबंध में विशेष ध्यान नहीं देते या उनकी चिंता नहीं करते, वे अहस्तक्षेप बन जाएंगे, जो कि संयोगात्मक संबंधों तथा यांत्रिक कार्यों, नेतृत्व के प्रयासों दोनों में अहस्तक्षेप होगा। अनेक संगठनात्मक विशिष्टताओं से परिपूर्ण होने वाला ऐसा व्यवहार, ऐसा नेतृत्व जो कि स्थानापन्न या हस्तक्षेप नेतृत्व का कार्य करता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे रेनेसिस लाइकर्ट के नेतृत्व मॉडल की। रेनेसिस लाइकर्ट और उनके सहयोगियों ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में अनुसंधान अध्ययन करने के बाद नेतृत्व का ढांचा तथा उनकी शैली को अपनी खोज में प्रस्तुत किया। रेनेसिस लाइकर्ट ने नेतृत्व के व्यवहार के कुछ दृष्टिकोणों को भी विकसित किया और ये नेतृत्व या प्रबंधन की 4 प्रणालियों का प्रतिपादन करते हैं। इन पे जो सबसे पहले आती है वो है एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट। पहली प्रणाली शोषणात्मक प्राधिकारिता पूर्ण प्रबंधन। दूसरी प्रणाली जो है वो बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट, परोपकारी प्राधिकारिता पूर्ण प्रबंधन। तीसरी प्रणाली परामर्श प्रबंधन, कंसल्टेटिव मैनेजमेंट। और चौथी प्रणाली सहभागिता समूह प्रबंधन, पार्टिसिपेटिव ग्रुप मैनेजमेंट। अलग अलग पहली प्रणाली शोषणात्मक प्राधिकारिता पूर्ण प्रबंधन में प्रबंधक अत्यधिक निरंकुश होते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपने अधीनस्थों पर बहुत ही कम विश्वास करते हैं। वे भय और दंड का मार्ग दिखाते हुए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपका डिमोशन होगा, आपको जॉब से हटा दिया जाएगा। और वे उच्च स्तर पर निर्णय निर्माण केंद्रित रखते हैं। दूसरी प्रणाली परोपकारी प्राधिकारिता पूर्ण प्रबंधन में इस प्रणाली में प्रबंधक अपने अधीनस्थों पर विश्वास करते हैं। वे पुरस्कार देने, भय दिखाकर तथा दंड देकर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। वे अपने अधीनस्थों से विचार और उनके मतों को देने के लिए उनको आमंत्रित करते हैं और नीति निर्माण को सशक्त बनाने के लिए उनके कुछ प्रतिनिधियों को निर्णय निर्माण में शामिल करते हैं या इसकी अनुमति देते हैं। तीसरी प्रणाली परामर्शात्मक प्रबंधन है। इस प्रणाली में प्रबंधक अपने अधीनस्थों पर पूरी तरह विश्वास और भरोसा नहीं करते हैं। वे प्रायः अपने अधीनस्थों के विचारों और मतों का प्रयोग करना ही पसंद करते हैं। वे अपने अधीनस्थों को पुरस्कार देने और उनको दिए गए दंड के समाधान के बदले में प्रोत्साहित करते हैं। वे अपने अधीनस्थों के साथ परामर्श करते हैं और कुछ विशिष्ट निर्णय लेने के लिए निम्न स्तर के अधीनस्थों को अनुमति देते हैं। और चौथी प्रणाली है सहभागिता समूह प्रबंधन। इस प्रणाली में प्रबंधक सभी मामलों में अपने अधीनस्थों पर विश्वास और भरोसा करते हैं और ये हमेशा ही उनसे परामर्श करते हैं और उनको वैल्यू करते हैं और समय समय पर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी देते हैं। और इस तरीके से 4 दृष्टिकोणों पर लाइकर्ट ने बातें की हैं और इन 9 सिद्धांतों के बाद हम लोग चर्चा करेंगे नेतृत्व कौशल की। नेतृत्व कौशल से अर्थ है कि नेतृत्व में आखिर ऐसे क्या गुण होते हैं जिनसे वो अपनी बातों से जो नेतृत्व है, जो नेता है, वो अपने लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। कुछ उनके अंदर विशेष गुण की मौजूदगी होना जरूरी है, जैसे उनके अंतर्गत सांस्कृतिक लचीलापन होना
और उनके प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है। उनके अंदर संचार कौशल का होना बहुत जरूरी है। एक प्रभावी नेतृत्व को लिखित, मौखिक और अमौखिक सभी प्रकार के संप्रेषणों को करने की योग्यता होनी चाहिए। उनके अंदर मानव संसाधन की समझ होना जरूरी है। मानव संसाधन को कैसे विकसित किया जाए, इस पे दक्षता उनके अंदर होनी चाहिए। उनके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। कई तरह के कौशलों से नेतृत्व जब परिपूर्ण होता है तो वो समस्या का समाधान कर सकता है, इनोवेशन ला सकता है और एक्सटर्नल जो कंपटीशन है उसको फेस करने के लिए वो लोगों को तैयार कर सकता है। सेल्फ मैनेजमेंट, स्वयं सहभागिता और स्वयं प्रबंधन होना जरूरी है। इसका अर्थ है कि वो नित्य अपना ज्ञानवर्धन करता रहे, कौशलों को अपडेट करता रहे, कौशलों को सतत रूप से सीखता रहे और ऐसी व्यवस्था से वो अपने आप को भी विकसित कर सकता है। तो जो नेता हैं वो लोगों को तो दिशा देते ही हैं और स्वयं में भी परिवर्तन लाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नेतृत्व में एक नेता के ऊपर एक बहुत बड़ा दारोमदार है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। संगठन के कार्यों को, संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरे समूह को संयोजित करना, पूरे समूह को एकीकृत करना, पूरे समूह को एक साथ लेके चलना और उन सभी के जो कार्य में सभी के व्यक्तिगत कार्यों का योगदान एक सामूहिक कार्य के रूप में तैयार करना और उसको अलाइनमेंट करना, जो संगठन के उद्देश्य हैं उसका, उन कार्यों को करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करना। और ये नेतृत्व एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि नेतृत्व केवल एक बार लोगों को मोटिवेट कर दिया फिर उसके बाद जरूरत नहीं है। निरंतरता बनी रहनी चाहिए, लोगों में ऊर्जा, उत्साहवर्धन निरंतर बना रहना चाहिए, क्योंकि संगठन भी एक निरंतर चलने वाला तंत्र है, सिस्टम है। अब संगठन के कुछ और पहलू हैं जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। वो है संगठनात्मक संघर्ष, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। आज ये क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसकी प्रक्रिया क्या है और ये कितने तरह की होती है इसको जानने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि एक संगठन में बहुत सारे समूह होते हैं और समूह में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो व्यक्ति का आपसी अंतर्द्वंद, एक व्यक्ति का, फिर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ द्वंद या दूसरे व्यक्ति के साथ संघर्ष, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के समूह के अंदर दूसरे समूह, दो समूहों के बीच में संघर्ष या अनेकों समूहों के बीच में संघर्ष, ये सब संगठन के आंतरिक संघर्ष। इसके बाद संगठन के बाह्य संघर्ष, एक संगठन का दूसरे संगठन से संघर्ष, एक संगठन का किसी विशेष परिस्थिति से संघर्ष। तो ये मिलाकर के कुल इतने तरह के संघर्ष संगठनात्मक संघर्ष में आते हैं। संगठनात्मक संघर्ष के अनेकों कारण होते हैं। चूंकि संगठन व्यक्तियों से बना हुआ एक निकाय है, व्यक्तियों से बना हुआ सिस्टम है, इसलिए लोगों की भावनाएं, लोगों की समझ, लोगों के संतोष और असंतोष का स्तर, ये कहीं न कहीं संगठन के संघर्ष को जन्म देता है। कई बार संगठन में जो संघर्ष है वो अच्छा भी होता है और कई बार अच्छा नहीं भी होता है। यदि संगठन के विकास के लिए, यदि संगठन में विकास में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए संघर्ष हो रहा है तो ये संगठन को लाभ देने वाली स्थिति है। और ये कहीं ऐसा है कि ये संगठन के लोगों के व्यक्तिगत हितों या संगठन में जो अनेकों समूह हैं, टीमें हैं, उनके व्यक्तिगत हितों तक ही सीमित रह जाएगा संघर्ष, और उसकी जो दिशा है वो अगर इन्वर्ट हो जाएगी, लोगों के अपनी तरफ आ जाएगी, तो संगठन के संघर्ष फिर संगठन के लक्ष्य को हासिल करने में ऋणात्मक प्रभाव डालते हैं। अतः इस स्थिति में संगठन के जो संघर्ष हैं उनका दूर किया जाना बहुत जरूरी है। संगठन के संघर्षों को तभी दूर किया जा सकता है जब संगठन के संघर्ष का स्वरूप का ज्ञान हो,
संगठन के संघर्ष की जो मूल प्रवृत्ति है उसका ज्ञान हो, उसके कारणों का ज्ञान हो, और बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिनके प्रभाव में संगठन में संघर्ष हो रहा है उनका भान हो, और संगठन के संघर्ष को समझने और उसको सॉल्व करने के लिए कोई न कोई एक तंत्र भी तैयार हो। अमूमन हम ये देखते हैं कि जो नेतृत्व है या जो प्रबंधन है संगठन का, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो संगठन के संघर्षों को दूर करने के लिए प्रयास करे, संगठन में उपज रहे संघर्षों को समझे और उसके लिए काम करे। किसी भी संगठन को संघर्ष की दिशा में ले जाने के लिए कई सारे कारण हैं। उनमें कुछ कारण जो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उन पर चर्चा करेंगे। प्रबंध की आकांक्षाएं, संचार का भंग होना, गलतफहमी होना और उत्तरदायित्व की कमी होना अक्सर संगठन में संघर्ष को जन्म देते हैं। प्रत्येक कर्मचारी यह अपेक्षा करता है कि जो उसके ऑफिसर ने, जो उसके मैनेजर ने जो लक्ष्य रखा है वो पूरा हो। यदि ये चीज़ें समय पे नहीं पूरी होती हैं तो ऐसी स्थिति में संघर्ष उत्पन्न होता है। यहाँ पे प्रबंध की आकांक्षाएं पूरी न होने पर संघर्ष उत्पन्न होता है। लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाना, ये कोऑर्डिनेशन में कमी को लाता है। कोऑर्डिनेशन में कमी आने के कारण लोगों में दिशाहीनता हो जाती है और संगठन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार सूचना की गलतफहमी से भी संगठन में संघर्ष की स्थिति हो जाती है, और कई बार अकाउंटेबिलिटी यह स्पष्ट रूप से नहीं होगा कि किस कार्य के लिए, किस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, किसका उत्तरदायित्व है। यदि ये स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या नहीं की गई है तो वहां भी संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। संघर्ष में अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का भी योगदान है। अस्पष्ट उत्तरदायित्व से अर्थ है कि ये पूरा ना हो कि काम कौन करेगा। जब काम कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है, कितने समय में होना है, ये स्पष्ट नहीं होगा, हमारे अधिकार क्या हैं, तो जो लोग हैं उनमें आपस में लोग एक दूसरे पर काम डालेंगे, कहेंगे ये आपका काम है, दूसरा कहेगा ये आपका काम है। तो इसलिए संगठन में स्पष्ट उत्तरदायित्व होना चाहिए जिससे कि इसके कारण किसी भी तरह के जो संघर्ष हैं वो ना उपजे। अंतरवैयक्तिक संबंध, जो दो लोग हैं संगठन में, दो लोगों के बीच आपस के जो संबंध हैं यदि वो अच्छे नहीं हैं तो भी संगठन में संघर्ष होगा, तालमेल की कमी होगी। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों की कमी के चलते भी संगठन में संघर्ष होते हैं। ये एक मानी हुई बात है कि किसी भी कार्य को करने के लिए न्यूनतम संसाधन की आवश्यकता होती है। अभी भी किसी कार्य को करने के लिए न्यूनतम संसाधन ना पूरे हो रहे हो, पर्याप्त ना हो रहे हो, तो कार्य की पूर्ति में कमी आएगी, अड़चन पैदा होगी, बाधाएं आएंगी, जिससे कि संगठन में संघर्ष की स्थिति आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि संगठन में संघर्ष के अनेकों अनेक कारण हैं, और संगठन में संघर्ष समूहों के बीच में हो सकते हैं, व्यक्ति से समूह के बीच में हो सकते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में हो सकते हैं, और एक संगठन का संघर्ष किसी दूसरे संगठन से हो सकता है। उसकी अनेक परिस्थितियां हैं जिन पे हम लोगों ने चर्चा की। संघर्ष को एक प्रक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है। इसमें ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें कि ये प्रसार किया जाता है कि किस प्रकार से संघर्ष आरंभ होता है, बढ़ता है, और यह वैयक्तिक या समूहों में किस प्रकार से स्पष्ट होता है। ये स्थितियां तीन तरह की स्थितियां हैं। पहला संभाव्यता विरोधी या असंगतता, पोटेंशियल अपोजिशन और इनकॉम्पेटिबिलिटी की सिचुएशन होती है। दूसरा संज्ञान लेना और वैयक्तिकरण करना, कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन से जुड़ी परिस्थितियां हैं। और तीसरी है इंटेंशन, आशय से जुड़ी स्थितियां हैं। इस संघर्ष की स्थिति में पार्टियों के लिए ये सामान्य मार्गदर्शन है। ये संघर्ष निपटाने के लिए अर्थात प्रतियोगिता, सहयोग, बचना, समायोजन या स्थान सुविधा देना या समझौता करना, इस तरह के आशय लोगों के जो होते हैं वो संघर्ष की प्रक्रिया को जन्म देते हैं। तो
अगर संघर्षों के प्रकार पर बात की जाए कि किस तरह के कितने प्रकार के संघर्ष होते हैं संगठन में, तो हम देखते हैं कि 3 प्रकार के संघर्ष संगठन में होते हैं। संबंध संबंधी संघर्ष, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, ये संघर्ष कर्मचारियों के बीच अंतरवैयक्तिक तनावों के कारण उत्पन्न होता है। 2 एम्प्लॉइज हैं, उनके आपस में किसी बात को लेकर के मतभेद है, किसी बात को लेकर के मनमुटाव है, या एक दूसरा का कोई आचरण पहले को पसंद नहीं आ रहा, या पहले का आचरण दूसरे को पसंद नहीं आ रहा। इससे बहुत सारे स्वाभाविक कारण हो सकते हैं जो कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देते हैं। दूसरा संघर्ष का प्रकार है टास्क कॉन्फ्लिक्ट। ये सदस्यों के बीच असंगतियों से संबंधित है और जो कार्य निष्पादित किया जाना है उसकी प्रकृति से भी संबंधित है। कई बार हम देखते हैं कि किसी को ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा काम दे दिया गया है, अगले को कम काम दिया गया है, या हमें काम की मात्रा तो कम है लेकिन उसमें कठिनाई बहुत ज़्यादा है, अगले को कठिनाई कम है, या हमें जो कार्य करने को दिया गया है उसके लिए जो संसाधन दिए गए हैं, जो समय दिया गया है, वो पूरा नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो इस तरह से वर्क रिलेटेड, टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट भी जन्म लेते हैं। और तीसरा जो संघर्ष का प्रकार है वो प्रक्रिया से जुड़ा है, यानी कि ये टीम के सदस्यों के बीच क्लेश होता है, प्रोसेस से रिलेटेड है, जो कि विभिन्न विचारों के मतभेद से उभरता है, जिसका आधार यह होता है कि किस प्रकार से कार्य को पूरा किया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति जब किसी कार्य को करने के लिए चलता है तो उसको लगता है जो तरीका हमें बताया गया इस काम को करने के लिए, उससे बेहतर तरीका मेरे पास है, वो बेटर प्रोसेस मेरे पास है, या इसको इस तरीके से ना करके इस तरीके से किया जा सकता है। अब जिसने भी एक तरीके का सुझाव दिया, अगर उसकी बात को नहीं माना जाएगा, उसका पालन नहीं होगा, तो उसके मन में मतभेद उत्पन्न होगा। हो सकता है कि वो व्यक्ति प्रबंधक हो सकता है कि वो व्यक्ति नेतृत्व का हो सकता है यहाँ पे एक तरह की असहमति हो जाती है प्रक्रिया से, तब इस तरह का प्रक्रियात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है। तो संघर्ष रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, टास्क रिलेटेड हो सकता है, और प्रोसेस से रिलेटेड हो सकता है। और इन संघर्षों को अगर हम डिटेल में बात करें तो हम देखते हैं कि संघर्ष आंतरिक वैयक्तिक संघर्ष हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी भावनाएं होती हैं, इंस्पिरेशंस होते हैं, इंटेंशंस होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, सोचने का तरीका होता है, बहुत सारी मनोवृत्तियां होती हैं। ये सब व्यक्ति के सोचने के तरीके को जटिल भी बना सकती हैं या एक सरलता भी दे सकती हैं। यदि जटिलता आती है तो ये आंतरिक वैयक्तिक संघर्ष की श्रेणी में आता है। इसको इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अपनी ही सोच से, अपनी ही उससे हम बाहर नहीं आ पाते हैं और कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन संगठन में होता है। इसके बाद इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट दो लोगों के बीच में होने वाले मतभेद हैं। ये लोगों में इंफॉर्मेशन की कमी से भी हो सकती है, मिसमैच हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अकाउंटेबिलिटी में, या कोई बाहरी दबाव हो सकता है लोगों के बीच में। तो ये एक दूसरे को समझ पाने में किसी तरह की कमी हो सकती है। तो अंतर वैयक्तिक संघर्ष दो व्यक्तियों के बीच में पनपने वाला संघर्ष है। अंतर समूह संघर्ष, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इसको कहते हैं। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में दो ग्रुप्स के बीच में, दो समूहों के बीच में किसी भी बात को लेकर के संघर्ष हो सकता है, और एक समूह दूसरे समूह से प्रतियोगिता कर रहा होता है, या किसी भी तरीके से दोनों समूहों में कोऑर्डिनेशन नहीं होना, एक्सपेंशन को लेकर के एक दूसरे का विरोध करना या एक दूसरे से कंपटीशन करना, इस तरह की कई बातें आती हैं जहाँ इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो आज हम लोगों ने चर्चा की संगठन में नेतृत्व की भूमिका पर, नेतृत्व की अवधारणा पर, नेतृत्व की शैली पर, और नेतृत्व के सिद्धांतों पर, और नेतृत्व की कुछ कौशल पर भी हम लोगों ने चर्चा की, और साथ ही साथ संगठन में संघर्ष किस तरह का होता है और उसके क्या परिणाम होते हैं, उन पर आज हम लोगों ने चर्चा की। आशा है कि आज की चर्चा से आप सभी लाभान्वित होंगे और इस पर अपना एक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। आपको संगठन में संघर्ष और संगठन में नेतृत्व की भूमिका को समझने में इस चर्चा से अवश्य रूप से मदद मिली होगी, और आप इस पर एक अपनी भी राय बनाएं और इस पे अपने शॉर्ट नोट्स भी तैयार करें, और अपने आसपास के संगठनों का यदि केस स्टडी आपको कहीं से मिले
आप नेट पर या अन्य जगहों से, तो उस आप चर्चा कर सकते हैं। उन केस स्टडीज़ को समझते हुए डिफरेंट रोल मॉडल्स को, डिफरेंट लीडरशिप को, लीडर्स को आप पढ़ सकते हैं अलग से, जो कि आपको इस विषय को समझने में अत्यंत मदद करेगी। धन्यवाद।